आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पीएल सोनी, वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन बालको नगर का महासचिव हूं और छत्तीसगढ़ कॉन्फेडरेशन का सह सचिव हूं। और आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति तो वास्तव में मुझे होस्ट बनने पे सौभाग्य प्रदान कर रही है। मुझे लग रहा है बहुत सौभाग्यशाली हूं मैं कि इस फील्ड में नॉन टेक्निकल होते हुए भी मैं आप लोगों की थोड़ा सा सेवा कर पाया। और आज बड़े खुशी की बात है कि हमारे बीच में मुख्य वक्ता हमारे आ चुके हैं और मैं आज के कार्यक्रम की औपचारिक अध्यक्ष पद के लिए मैं श्री संत राम जी स्वर्णकार का स्वागत करता हूं और मैं निवेदन करूंगा कि कृपया स्वर्णकार जी अध्यक्ष की आसंदी संभालें और लोगों को स्वागत भाषण से अपने सभी लोगों को सम्मानित करें। आदरणीय स्वर्णकार भाई जी रायपुर से। I heartily welcome the most respected Sri Matthew Cherian sir, CEO Helpage India, and also congratulate him being the advisor of Task Force Committee of Chhattisgarh Government Planning Commission. It is our great pleasure that he has accepted our invitation to become chief guest. He is a very renowned and famed person. It is our pleasure that till yesterday we are hearing his name only through Sri Shubhankar Vishwas, but today we are seeing him directly face to face and talking with us. I also welcome to all the members who are attending this Zoom meeting, and thanks to them being participant in the meeting. Now I will request Sri Soni ji to further continue the meeting. Thanks to all. I also respected, sir, just a minute. I also respected to our beloved President Sri Deoras ji, as well as Sri P.L. Soni ji, State Secretary of our Confederation, as well as Mahasachiv Sri Lal Chand Jain ji and Devendra Sharma ji, our Koshadhyaksh, and all other members of our Confederation who are attending this meeting. Thanks. थैंक यू वेरी मच स्वर्णकार साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि मिस्टर मैथ्यू चेरियन, मेंबर ऑफ द टास्क फोर्स ऑफ द स्टेट प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, एज ए स्पेशल स्पीकर ऑन द ओकेजन। मोस्ट वेलकम सर। मैं अध्यक्ष महोदय देवरस साहब से निवेदन करूंगा कि कृपया मैथ्यू सर का परिचय देते हुए और प्रोग्राम की पूरी जानकारी देते हुए उनसे उद्बोधन के लिए निवेदन करेंगे। देवरस साहब। धन्यवाद सोनी जी। आप जब तेज धूप में निकल जाते हैं तो आंखें कभी कभी चौंधिया जाती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता। वैसे ही आज मैं फील कर रहा हूं। श्री मैथ्यू चेरियन के हमारे बीच में होने के कारण से उनकी प्रतिभा का जो आभा मंडल है, उनकी प्रतिभा का जो प्रकाश है, वह मुझे चौंधिया दे रहा है, क्योंकि उनका परिचय देने में मैं शब्दों को खोज रहा हूं। तथापि औपचारिकता तो निभानी ही है और इसीलिए मैं बता रहा हूं कि श्री मैथ्यू चेरियन पेशे से सिविल इंजीनियर हैं। उन्होंने बिट्स पिलानी से सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री करने के पश्चात रूरल मैनेजमेंट में आनंद के IRMA से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है और उसके बाद में उन्होंने ऑक्सफोर्स इंडिया के डायरेक्टर के रूप में भी कई वर्षों तक कार्य किया है। वे भारतवर्ष के, अपने देश के बड़ी ही मुख्य और इम्पोर्टेंट कमिटियों के मेंबर, सलाहकार हैं। उनको मैं पढ़ूंगा, उनके बारे में बताऊंगा तो शायद मुझे ही 1 घंटा लग जाएगा। तथापि जो मुख्य कमिटियां हैं जिसके वे मेंबर और सलाहकार हैं, वो आपको मैं बता रहा हूं। सबसे पहले तो वे नीति आयोग के टास्क फोर्स के मेंबर हैं। उसके बाद में
राष्ट्रीय ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर हैं, पॉलिसी मेकिंग कमिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मेंबर हैं, हाई लेवल कमिटी कारपोरेट सेक्टर के CSR कमेटी के मेंबर हैं, वो फ्यूचर काउंसिल ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, टेक्निकल कमिटी ऑफ SEBI फॉर मेकिंग सोशल स्टेटस के मेंबर हैं। इसी तरह से वे छत्तीसगढ़ के प्लानिंग कमीशन के टास्क फोर्स के मेंबर अभी बनाए गए हैं। केयर इंडिया और वाटर एड इंडिया के वे सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात, वे पिछले 17 वर्षों से हेल्पेज इंडिया के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं और अभी वे हेल्पेज इंटरनेशनल के ग्लोबल एम्बेसडर बनाए गए हैं। इसके अलावा माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा उन्हें एमिकस क्यूरी का दर्जा प्रदान किया गया है, जो कि पेंशन, होम और हेल्थ के ऊपर में सलाह देते हैं। ऐसे महान व्यक्ति को छत्तीसगढ़ के इस छोटे से प्रांत में लेकर के छत्तीसगढ़ सरकार को अवश्य ही बड़ा अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। और आज हम जो करीब 40 लोग जुड़े हुए हैं, हमें भी उनके अनुभव और उनके ज्ञान की कुछ बूंदें प्राप्त होने से हम भी ज्ञानवान बनेंगे। आज का यह कार्यक्रम हमने इस तरह से रचाया हुआ है कि पहले तो वे अपना उद्बोधन देंगे और उसके पश्चात हमारे जो संगठक हैं, हमारे जो एफिलिएटेड संगठन हैं छत्तीसगढ़ के, उनके अध्यक्ष या उनकी ओर से अपने एक एक मुद्दा उठाया जाएगा और उस मुद्दे के ऊपर में माननीय चेरियन जी प्रकाश डालेंगे, ताकि उन मुद्दों का छत्तीसगढ़ के लिए बनने वाली पॉलिसी में समावेश हो सके। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे अपने उद्बोधन से, अपने एड्रेस से हमें अनुग्रहित करें। और मैं आज उपस्थित सभी संगठन के सदस्यों का स्वागत करता हूं, विशेष करके हरिद्वार से महाराज कृष्णा, कर्नाटका से पद्माकिनी जी, हैदराबाद से श्री RN मित्तल जी, और हमारे छत्तीसगढ़ के हेल्पेज के हेड श्री शुभंकर विश्वास, तथा कभी कभी जुड़ने वाले हमारे श्री अंधारे तथा श्री SW स्वर्णकार जी का मैं तहे दिल से आज 21वीं बैठक में स्वागत करता हूं। छत्तीसगढ़ वरिष्ठ नागरिक संघ द्वारा पिछले 20 सप्ताहों में साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें कि अनेक विद्वानों ने अपने विचार प्रकट करके हमको ज्ञानवान बनाया है। हम सभी के आभारी हैं और अधिक समय न लेते हुए मैं पुनः सबका स्वागत करता हूं, विशेषकर श्रीमती यमला साहू और पद्माकिनी तथा विद्या गोवर्धन। ये इनकी उपस्थिति हमारा उत्साह बढ़ाती है, इसलिए इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। धन्यवाद सोनी जी। निवेदन है चेरियन जी से अपना उद्बोधन देने के लिए वे शुरू करें। मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो मेरे पास नाम आए हुए हैं, मैं एक बार उन सभी का नाम पढ़कर बता देता हूं। वो कृपया सर के उद्बोधन के बाद उनका जो भी प्रश्न है उसको रखेंगे। तो सर्वप्रथम मैं उन इस तारतम्य में बुलाऊंगा श्री सोलंकी जी, अध्यक्ष मुंगेली ज्येष्ठ नागरिक संघों के, श्री चंद्रकांत अंधारे जी बिलासपुर से, श्री इकबाल सिंह पेंड्रा से, श्रीमती यमला साहू अध्यक्ष दुर्ग से, श्री विश्वनाथ राव बिलासपुर से, श्री ओंकार शर्मा जी रतनपुर से, श्री SS जैन कवर्धा से, और मैं स्वयं PL सोनी बालको नगर से, और अंत में श्री CP देवरस जी का प्रश्न उत्तर इसमें होगा प्रश्न। और यदि इस बीच में कोई सज्जन उनके उद्बोधन के पश्चात अथवा अपनी कोई बात रखना चाहते हैं तो मुझे चैट करके या
हाथ रेस करके बता देंगे, जिससे उनको भी ये मौका दिया जा सके। और आपकी जो भी बातें हैं उसको मैथ्यू सर बताएंगे उसके बारे में। और मैं निवेदन करूंगा विश्वास सर से कि मैथ्यू सर और हमारे बीच में एक कड़ी के रूप में काम करें। हो सकता है थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम अगर आता है तो इसके लिए हमारे साथ में जुड़े हुए हैं शुभंकर विश्वास जी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कृपया कार्यक्रम का संचालन में मुझे सहयोग करेंगे। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मैथ्यू चेरियन सर से कि कृपया अपना उद्बोधन प्रारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट टू मिस्टर मैथ्यू चेरियन। थैंक यू। मुझे काफी खुशी हुई कि देवराज जी ने मुझे रिंग करके बोला कि आप छत्तीसगढ़ की सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के साथ आज का दिन थोड़ा समय बिताएंगे, और मैं बहुत खुशी से ज्वाइन किया है। और शुभंकर विश्वास ने भी काफी बुला के बताया कि ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है और काफी कुछ करना चाहते हैं। उसलिए मेरा जो 17 साल का अनुभव है सीनियर सिटीजन्स के साथ, उसमें मैंने देखा है कि पहले सीनियर सिटीजन एसोसिएशन उतना संगठित नहीं थे। अभी धीरे धीरे और ज्यादा संगठित हो रहे हैं, और आगे भी चल के ये संगठन बढ़ना चाहिए। उसमें बुजुर्गों के लिए भी उसमें फायदा होगा और सब लोगों के लिए फायदा होगा। जो युवक भी है, जब वो सीनियर सिटीजन बनेंगे उनके लिए फायदा होगा। अभी हमारा देश में 12 करोड़ सीनियर सिटीजन्स है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, क्योंकि 60 साल के ऊपर सब लोग सीनियर सिटीजन्स ही कहलाते हैं। लेकिन एक समस्या है सबसे के साथ कि 90% लोगों को पेंशन नहीं मिलता है। ये सबसे बड़ा समस्या है कि पेंशन ये हिंदुस्तान में बहुत कम लोगों को मिलता है। जो सरकारी दफ्तर में काम करते हैं या फौज में जो काम करते हैं, उन्हीं लोगों को पेंशन मिलता है, बाकी लोगों को नहीं मिलता है। ये बड़ा समस्या है। और जो इंदिरा गांधी ओल्ड एज पेंशन है, अभी भी 200 रुपया प्रति माह मिलता है, और ये बहुत ही कम है। और उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में भी सलाह दिया, काफी जगह दिया है, लेकिन अभी भी उसमें ज्यादा अंतर नहीं पहुंचा है। कुछ स्टेट्स ने, जैसे गोवा ने, दिल्ली ने और तमिलनाडु ने, स्टेट ने 2000 रुपया का पेंशन किया है। यही बढ़ोतरी आया है, क्योंकि ये लोग 1800 रुपया उनकी रेवेन्यू से देते हैं। और मैं टास्क फोर्स छत्तीसगढ़ में भी यही सलाह देने वाले हैं कि पेंशन छत्तीसगढ़ का लोगों को भी बढ़ना चाहिए। यही सबसे पहला मांग है कि ये होना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा मांग है कि हेल्थ केयर का जो प्रॉब्लम है हमारा देश में, जब हम लोग बुजुर्ग होते रहेंगे तो हमारा हेल्थ थोड़ा घटते ही जाएगा। उसमें 80 साल के बाद बहुत ही ज्यादा गिरावट आ जाता है हेल्थ में। और अभी भी हम देख रहे हैं कोविड के समय में जो 80 साल के ऊपर है उनको ज्यादा समस्या आता है, क्योंकि खास तौर से आजकल एक नया शब्द सब लोग यूज करते हैं, कोमॉर्बिडिटी बोल के, जिसका मेन उद्देश्य है कि लोगों के पास हाइपरटेंशन जैसे ब्लड प्रेशर है, या डायबिटीज, या ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। और औरतों में ज्यादातर आर्थराइटिस हो जाता है। हेल्थ का समस्या बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हमारा देश में 717 डिस्ट्रिक्ट है, और 2008 में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ द एल्डरली शुरू किया है। लेकिन अभी भी जो प्रोग्रेस है केवल
13 डिस्ट्रिक्ट में ये हेल्थ केयर जो जीरियाट्रिक बेड्स है 10 बेड का करना था, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में करना था, वो अभी केवल 212 डिस्ट्रिक्ट में है। और छत्तीसगढ़ का प्रोग्रेस भी ज्यादा नहीं है और अच्छा प्रोग्रेस है। जो मेरा स्टेट जो केरला है, केरला और तमिलनाडु ने काफी प्रोग्रेस किया, और तीसरा स्टेट जो अच्छा प्रोग्रेस किया वो गोवा है। बाकी स्टेटों का हालत बराबर ही है और उतना प्रोग्रेस नहीं हुआ। इसका क्या हो जाता है कि जब भी कोविड जैसे क्राइसिस होता है, बेड्स का शॉर्टेज है और बुजुर्गों को देखभाल करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, और ज्यादातर बुजुर्ग लोग घर में अकेला ही रहते हैं, इसलिए उनका केयर गिवर नहीं है और हेल्थ का सिचुएशन बहुत खराब है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हमने दोबारा अपील किया है कोविड के टाइम में कि सबको हेल्थ केयर होना चाहिए और पेंशन का जो पैसा है 3 महीने एडवांस में रिलीज करना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं है तो फिर खाना भी नहीं होगा, राशन भी नहीं होगा, जो भी बुजुर्गों के लिए नहीं है वो सरकार ने माना है और काफी जगह रिलीज भी किया है। इसके अलावा हेल्थ के लिए जो प्रोटेक्शन है और जो भी सैनिटाइजेशन, जो भी इक्विपमेंट है, वो सब काफी गांवों में नहीं पहुंचा है। केवल एक ही बात करते हैं कि बुजुर्ग लोग अकेला रहो, घर के अंदर रहो, मास्क पहनो, इसके अलावा कोई मतलब फायदामंद चीज नहीं पहुंचा है बुजुर्गों के लिए। इसलिए हम लोगों को संगठित होके और भी करना चाहिए, क्योंकि ये ये ल, ये लंबा लड़ाई है, ये छोटा लड़ाई नहीं है, ये बहुत ही लंबा लड़ाई है। शायद मैं सोचता हूँ कि अगर in my life itself if it can happen then it will be a great thing, but मैं मित्तल साहब से भी काफी बात करता हूँ इसके ऊपर, और मित्तल साहब भी इस बातों में सहमत है, और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी हम लोगों ने ये उठाया है कि ये ह्यूमन राइट्स का फेलियर है, क्योंकि बुजुर्ग लोगों के लिए हक नहीं मिल रहा। उनका बेसिक हक हम ज्यादा कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम केवल मांग रहे हैं कि बेसिक हेल्थ केयर होना चाहिए और बेसिक लॉन्ग टर्म केयर होना चाहिए, और ज्यादा नहीं मांग रहे। और गरीब लोगों के लिए पेंशन होना चाहिए, क्योंकि जिसके पास पूंजी नहीं है वो तो कुछ नहीं कर सकते हैं बिना पैसा के साथ, इसलिए ये सब बहुत ही जरूरी है। और शुभंकर जी ने मुझे बताया कि कोविड के बाद क्या फायदा हुआ। कोविड के बाद जो मैं देख रहा हूँ कि बुजुर्गों के समस्या के ऊपर काफी लोगों को अटेंशन हो गया। ये कोविड वायरस 60+ के ऊपर ज्यादा विरुलेंट था, इसलिए काफी लोगों ने सीनियर सिटीजन्स के ऊपर अटेंशन दिया। मैंने भी देखा हेल्पेज में काफी कॉर्पोरेट फाउंडेशन सब लोगों ने अटेंशन दिया है, लेकिन ये अटेंशन के साथ एक और बड़ा वीकनेस है कि हम लोगों को कंप्यूटर, और आप लोग सब डिजिटली बहुत लिटरेट है, जूम में आ रहे हैं, लेकिन हमारा देश का सब सीनियर सिटीजन्स डिजिटल मेथड्स के ऊपर बहुत ही कमजोर है। काफी लोग स्मार्टफोन यूज करना भी नहीं आता, किसी बहुत लोगों को कंप्यूटर तो बाद की बात है। इसलिए ये सब को हम लोग उनको डिजिटली लिटरेट बनाने के लिए, जैसे बच्चों को एबीसी पढ़ाते हैं वैसे बुजुर्गों को हम कंप्यूटर के बारे में एबीसी पूरा पढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे चल के इसी मीडियम में काफी काम होगा। और अभी भी वैक्सीन चढ़ने के लिए वो cowin.gov.in में करना तो काफी लोगों को मुश्किल है, इसलिए इधर भी दिल्ली में काफी असिस्टेंस हो रहा कि लोगों को रजिस्टर करने के लिए। अगर डिजिटाइजेशन नहीं हुआ तो फिर बुजुर्गों का हालत और भी खराब होने का स्थिति है। इसलिए जैसे आप लोगों का सीनियर सिटीजन एसोसिएशन है, आप लोग डिजिटल लिटरेसी के ऊपर काम कर सकते हैं, और जो शुभंकर और हेल्पेज का लोग भी इसके ऊपर काफी
काम कर सकते हैं आप लोगों के साथ कि आगे बढ़ सकते हैं। और तीसरा मुद्दा है कि लॉन्ग टर्म केयर। लॉन्ग टर्म केयर का मतलब है कि केवल ओल्ड एज होम नहीं है, क्योंकि जब सब लोग ओल्ड एज होम में नहीं पहुंच सकते हैं, उसलिए अगर डे केयर सेंटर हो सकते हैं हर पंचायत में, और हर म्युनिसिपल वार्ड में भी अगर डे केयर सेंटर हो तो फिर बहुत अच्छा होगा। जब मैं हेल्पेज में था रायपुर में, हम लोगों ने डे केयर सेंटर करने की कोशिश भी किया, लेकिन उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स अराइज हुआ, लेकिन वो हो नहीं पाया। लेकिन एक गवर्नमेंट का स्कीम होना चाहिए कि हर पंचायत में डे केयर सेंटर होगा, क्योंकि काफी पंचायत में पंचायत भवन है, पंचायत भवन में लोग डे केयर का काम कर सकते हैं और आगे भी चल के काफी कुछ कर सकते हैं। इसी में लॉन्ग टर्म केयर हो सकता है, क्योंकि हम लोग चाइना से विरोध करते हैं, लेकिन चाइना ने बुजुर्गों के लिए काफी लॉन्ग टर्म केयर का फैसिलिटीज प्रोवाइड किया है। हिंदुस्तान में उतना फैसिलिटीज नहीं है, और उसलिए हम भी कोशिश करना चाहिए कि लॉन्ग टर्म केयर हो जाए। उसलिए समराइज करने के लिए मैं 3 मुद्दे के ऊपर आप लोग सोचना चाहिए। एक है पेंशन के बारे में, दूसरा है कि हेल्थ केयर, और तीसरा है लॉन्ग टर्म केयर। सब जगह में डिजिटल एम्पावरमेंट सबको करना चाहिए कि अगर सब लोग संगठित होके डिजिटली भी एम्पावर्ड हो जाएंगे, फिर सीनियर सिटीजन्स बहुत कुछ कर सकते हैं और आगे चल के एक अच्छा फोर्स बन जाएगा। ये नेशन बिल्डिंग में यही सबसे बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग 60 के बाद किसी के ऊपर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। वी आर नॉट अ बर्डन, बट वी आर a boon to the society. So that is how we should think of the future. And if we all can think, then ये परिवर्तन हो सकता है, और इस परिवर्तन के साथ सीनियर सिटीजन लोग और एसोसिएशंस काफी आगे बढ़ सकता है। यही मैं कहना चाहता हूँ, और आप लोग मुझे निमंत्रण करने से आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, and so that I am able to interact with all of you. Thank you. Sir, I have a point here. Thank you so much for your presentation, sir. You have talked about the long-term care. There, in Niti Aayog has been insisting on developing a model where the younger ones will be more frequently talking to the elder one. That's the value system which has to be enhanced in the society. Now we see that there is an alienation. There are the elderly people जो बुजुर्ग हैं वो आइसोलेटेड रहते हैं, वो अपने में ही रहते हैं। तो नीति आयोग ने भी काफी सारे इस पर दिशा निर्देश उन्होंने भी किया है कि आवाज ठीक से आ नहीं रही शुभंकर जी। एज फ्रेंडली सोसाइटी। अच्छा, ऐसा? हेलो, एम आई ऑडिबल? अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक है। हाँ, I got your सर question. मैं I just wanted to have a view on your view on this. ये वैल्यू एजुकेशन और बच्चों पेरेंट्स को देखना चाहते हैं, वो बहुत ही जरूरी है, और इसका जो बचपन से शुरू होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो अभी अर्बनाइजेशन में क्या हो रहा है कि बुजुर्ग लोग बहुत कम दिखते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गया और सब घर में ओल्डर पेरेंट्स तो नहीं है। उसके कारण स्कूल में ये सब बच्चों को सिखाना चाहिए, और इसमें आप लोग you should involve the senior citizens to go to schools and talk. अगर शुभंकर केवल जाके बात करेंगे तो लोग मानेंगे नहीं, वो बोलेंगे कि शुभंकर को क्या आता है ओल्ड एज के बारे में। अगर देवराज और सोलंकी और जो भी है जाके बात करेंगे तो लोग सुनेंगे। और हमेशा जो परिवार के अंदर भी
बुजुर्ग लोग अगर बात करते हैं हम लोग सब सुनते हैं। मेरी ग्रैंडमदर भी काफी कहानियां सुनाते थे, हम लोग सब बैठ के सुनते थे। इसलिए you should involve them to go to the schools and go talk to the children. So that will be also a good way to involve older people and young people. Charan sir, Yes, yes, sir. I am Raina from Haridwar. It was a very nice, short, summarized presentation from you, especially touching on pension, health care and long-term care. सब एक चीज बताइए जो आपने टच किया ना, ह्यूमन राइट्स का. Do we have a body of human rights for senior citizens? Is there any body, and who is the contact? We want to be activating people for that. Human rights for senior citizens. Raina Sahab, there is a committee in the NHRC Hanji. on human rights for older persons. Mittal Sahab is also a member. I also happen to be a member. And there are other members also. I can give the list to Shubhankar Biswas. But we meet 3 or 4 times in a year. So I think if you are all connected to Mittal Sahab, you can give the problems to him, or you can also give it to me also. We can take it up with the NHRC. But See, what is happening? Yes, yeah. sir. But what My is happening problem is, yes, sir. Yeah, the rights sir. are very difficult to enforce, because I have seen in the Supreme Court also, the court has said that you should provide health care, you should provide old age homes in every district, you should also provide pensions at an enhanced amount. But the executive, that is the government in position, is not helping out people. So as a result of it, they have a lot of difficulty in this. सर यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारी जो पॉलिसी 99 की है उसको कोई एग्जीक्यूट नहीं है. देन वी डोंट हैव द मेंटेनेंस ऑफ एक्ट जो है 2007, वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है. एंड देन आफ्टर ऑल हाउ कैन वी रियली गेट थिंग्स डन ऑन द ग्राउंड? उसका क्या करें? व्हाट टू डू अबाउट इट? आई मीन अभी देखिए जो अमेंडमेंट करना है एक्ट का, वो भी कहीं रुका पड़ा है. दैट इज आल्सो नॉट हैपनिंग. एंड 2014 पार्लियामेंट में बता दिया कि वी हैव द नेशनल पॉलिसी कमिंग रिवीजन. दैट हैज आल्सो नॉट हैपेंड. नाउ वी आर इन 21. तो इस बारे में व्हाट टू डू आफ्टर ऑल, हाउ टू मूव थिंग्स? इट इज रियली एन एजिज्म. पीपल आर नॉट बीइंग टेकन केयर, सीनियर्स. इसमें हाउ टू रेज दिस वॉइस? यस सर. नहीं, वो रेज द वॉइस हम लोग सब संगठित होके we have to raise the voice, because the real problem that is facing us is none of the associations are raising the voice. And second thing is, forget the national policy. You people in Chhattisgarh, if you can get the Chhattisgarh state policy implemented, then that will be half the struggle thing. Because national policy, of course, I have also been involved in the formulation of the national policy, but they are not implementing it. They are not even passing it. So, correct. Maintenance, I went to the parliamentary standing committee, but even now the maintenance law has not been amended or not been progressed from there. It is lying in some file committee in the parliament, in the committee or whatever it is. So, yes sir, yes. We have to push. उसलिए हम लोग सब संगठित होके फिर ही आगे संघर्ष हो सकता है. अगर संगठित नहीं होंगे, at least you have made the first step. All of you are getting organized. And Yes, on a Sunday evening at 4 o'clock, you people are even discussing these matters. So that means that is a good sign. But now the thing is, the next step is to push forward and go to the policy makers and demand, जब तक डिमांड नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा हिंदुस्तान में. You see, as you said, healthcare on our own, in our own, without government help, we are establishing daycare center. Shehjar Homes has already established 3 daycare centers, one in Pune, one in Haridwar, one in Bhubaneswar. But there has to be some government. अभी national action plan आ गया,
national action plan में सब there is a daycare to be financed through the states. When we talk to Uttarakhand state, they don't know what is this national action plan. So something has been framed in center and the states are not aware about it, how to execute. So there is a right hand is not knowing what the left hand is doing. Really a problem. Anyway, we have to get organized ourselves. That's right. Yeah, we have to push it also. Yeah. थैंक यू Right, सर। sir. Thank you very much. So nice. थैंक यू सर। Thank you, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने जिस सीक्वेंस में लोगों के नाम रखे हुए हैं, तो कृपया मैं 1 by 1 नाम लूंगा, वो अपना क्वेश्चन रखेंगे, और बाकी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया अपना हैंड्स अप कर देंगे तो मैं उनको भी मौका दूंगा। तो ज्यादा अच्छा है कि हम डिसिप्लिन से चलेंगे। तो नाउ मिस्टर सोलंकी, प्रेसिडेंट ऑफ ज्येष्ठ नागरिक संघ मुंगेली, कृपया अपनी बात रखें। श्री धन्यवाद सर जी। धन्यवाद सर। हेल्पेज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मैथ्यू चरण जी और श्री शुभंकर जी को हम अपने बीच में पाकर बहुत खुश हैं, और इन्होंने अपनी हम लोगों की समस्याओं के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। एक पेंशन, हेल्थ केयर और डे केयर। डे केयर के संबंध में मैं थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा कि डे केयर को लेकर के प्राय सभी जगह अलॉटमेंट्स आए थे। जैसे हमारे यहाँ भी मुंगेली में हमने सुना था कि आया था, लेकिन उस फंड को स्थानीय निकाय ने कहीं पर खर्च कर दिया। हम लोग अपने डे केयर के लिए भवन की मांग करीब 4-5 वर्षों से रख रहे हैं। अभी वर्तमान में जो कलेक्टर साहब पदस्थ हैं, उन्होंने हमें एक जमीन अलॉट की है 1200 वर्ग फुट, परंतु उसका उन्होंने रेवेन्यू के लिए 26,32,000 रुपए का एक डिमांड नोट दिया है, और वो हम लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था, तो उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट को आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दूंगा, वहां से रिबेट होकर के आ जाएगा। तो उसमें समय लगेगा। इसी तारतम्य में अभी 2-3 सप्ताह पहले अपने मुख्यमंत्री जी के जो सलाहकार हैं श्री शर्मा जी, उनके पास भी हम लोगों ने ये बात रखी थी। उन्होंने भी बताया कि इसमें 75% छूट मिल सकती है करके। तो हमारा निवेदन था आपसे कि जैसे छत्तीसगढ़ में कुछ शहरों में, जैसे बिलासपुर है, कवर्धा है, बेमेतरा है, और भिलाई है, दुर्ग है, यहाँ पर सरकार ने बालको नगर है, तो यहाँ पर ऐसे भवनों का प्रावधान हुआ है जहाँ बैठ करके हम अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकते हैं और अपने जितने पेंशनर साथी हैं उनकी समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं, अपनी गतिविधियों का संचालन कर लेते हैं। तो इसमें हमको एक बहुत बड़ी बाधा आती है कि हमारे पास बैठने की जगह नहीं। तो हम ये चाह रहे थे कि सरकार ऐसी कोई नीति बनाए कि जैसे अन्य राज्यों में हमने देवव्रत जी से सुना है कि पंचायत स्तर पर भी भवन दिया जाता है और पंचायत की आय से उनका मतलब देख रेख के लिए भी खर्च आ जाता है। तो ये सब कुछ होगा तब हमारा संगठन और भी मजबूत होगा और हम अपने लिए अच्छा कार्य कर सकेंगे। तो हम अपनी बात को रखते हुए आपसे यही एक निवेदन करेंगे कि कोई ऐसी स्थिति बने कि कम प्रयास में और निःशुल्क हम लोगों को ऐसा स्थान मिले ताकि बैठ करके हम अपनी गतिविधियों का संचालन कर सकें। धन्यवाद। मैथ्यू सर प्लीज। इसके लिए आप लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कुछ प्रेशर लाके, मैं शुभंकर को भी निवेदन करूंगा कि वो रायपुर में सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये छूट देना चाहिए, और डे केयर का स्कीम है, नेशनल स्कीम है, वो लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए स्टेट में। अगर क्योंकि ऑलरेडी डे केयर सेंटर का स्कीम सेंटर में सेंट्रल स्कीम है, they can get money from that scheme, but only thing the state social welfare department will have to implement it. And for reduction of fees etc, that they should try, because this can be easily waived off for senior citizens. वैसे समाज कल्याण विभाग से हमने संपर्क किया था, पर उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, और तब फिर हमने कलेक्टर साहब से मूवमेंट किया है, तो उसमें यहाँ तक सफलता मिली है। वो केवल जो रेवेन्यू है वो लेस हो जाए या जीरो हो जाए तो हम लोग आगे कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए
दान देने वाले बहुत मिल जा रहे हैं, पर जब तक जमीन नहीं होगी तो हम इस काम को नहीं बढ़ा पा रहे। थैंक यू। सही। थैंक यू सर। आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया सोलंकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आगे चंद्रकांत अंधारे जी से निवेदन करूंगा, अध्यक्ष बिलासपुर ज्येष्ठ नागरिक संघ, कि कृपया अपनी बात रखें। श्री चंद्रकांत अंधारे जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा एक बहुत बड़ा एक फील्ड है, वो अभी अछूता है, वो है डिजीज। सब प्रकार का डिजीज होता है, पेडियाट्रिक्स होता है, रेडियोलॉजिस्ट होता है, ऑर्थोपेडिक होता है, सब होता है। लेकिन ओल्ड एज के लिए जेरियाट्रिक्स एक अपना जेरियाट्रिक्स एक डिजीज है कि जो ओल्ड एज के लिए जो होता है। इस संबंध में बात करना चाहता हूँ कि 50% जो एज ग्रुप आता है वो इसी ग्रुप के अंदर आता है। आदमी 50 साल से लेकर तो 100 साल तक इसी एज ग्रुप में जीता है वो। क्योंकि क्या होता है कि 15 साल तक पेडियाट्रिक्स में हो जाता है, उसका मिडिल एज में सब प्रकार के आ जाते हैं, और ये जो 50 से 100 साल तक का है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है जेरियाट्रिक्स में। मैं चाहूंगा कि इसके लिए एक अलग से विषय बनाया जाए और इसका एक लिए अलग से स्पेशलाइजेशन रखा जाए, और ताकि क्या कोई डॉक्टर भी रहे वो जेनेटिक्स डॉक्टर रहे वो उस प्रकार से, और ताकि हम लोग जो है यहाँ पर अभी क्या होता है कि मैं नॉर्मल देखा कि हमारा एक मित्र है जिनको कैंसर हुआ था, वो पैर में दर्द, नॉर्मली कैंसर होने के बाद पैर में दर्द होता है, लेकिन क्या है कि वो सीधा उसके पास ऑर्थोपेडिक पास पहुंच गए और फिर वहां पे जैसे इलाज चाहिए वैसा नहीं हो सकता है। तो इस फील्ड में मैं चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे और सब जगह पे यहाँ पर एक सब्जेक्ट को इसको रखा जाए और इसको एक अलग से मान्यता दी जाए इसको जेरियाट्रिक्स की। धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में अभी जेरियाट्रिक डिपार्टमेंट किसी भी मेडिकल कॉलेज में नहीं है, और न ही किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसके लिए कोई अलग से कोई जेरियाट्रिक सर्जन या जेरियाट्रिक डॉक्टर वगैरह का भी प्रोविजन नहीं है। मिस्टर अंधारे जी उसी तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि जेरियाट्रिक डिसिप्लिन में ही एजुकेशन भी शुरू करें और हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसका प्रोविजन भी रखा जाए और इसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट की स्थापना की जाए। ये अपने छत्तीसगढ़ की पॉलिसी एल्डरमैन की पॉलिसी में इंक्लूड किया जाए। थैंक यू सर। जीरियाट्रिक्स का स्पेशलाइजेशन तो काफी स्टेट्स में इम्प्लीमेंट हुआ है, और नेशनल प्रोग्राम जिस मैंने बताया जो 2008 में पास किया, उसमें हर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जीरियाट्रिक स्पेशलाइजेशन करना चाहिए था। वो रायपुर में क्यों नहीं आया तो देखना तो पड़ेगा पॉलिसी में, क्योंकि स्कीम तो है टू बिल्ड जीरियाट्रिक facilities in all medical colleges, and also there should be creation of doctors with MD specialization in geriatrics. वो right. साउथ में it has become very popular, but रायपुर में क्यों नहीं हुआ, तो दिल्ली में भी है geriatric specialization, so we'll have to see why it has not come in thing. So I will try to find out, but there is also this has to be implemented in every district of the country. It is not only in the state, every district has to be implemented. थैंक यू सर। सर ये मैं ये कहना चाह रहा था, हाँ मैथ्यू सर को ये अवगत करना, क्योंकि मैथ्यू सर अभी प्लानिंग कमीशन के मेंबर, टास्क फोर्स के मेंबर हैं, और जो भी यहाँ की जो चर्चाएं हो रही हैं, जो भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं, ये सिर्फ मैथ्यू सर को अवगत कराना। और मैं मैथ्यू सर को ये भी कहना चाहता हूं कि सर ये पिछले आपकी जो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश निकला था, उस समय वो 10 बेडेड जो स्पेसिफाइड किया हुआ था, वो उस समय वो भी नहीं था, लेकिन अभी वो बड़ी मुश्किल से कुछ जिले के जो हॉस्पिटल्स, बड़े हॉस्पिटल्स में 10 बेड उन्होंने अलॉट तो करके रखा है, लेकिन स्पेसिफिकली जीरियाट्रिक डॉक्टर नहीं है। और ऐसा सुनने में आया है जो कि अगले वर्ष
एकेडमिक ईयर से शायद हमारे मेकाहारा में जीरियाट्रिक मेडिसिन पर शायद ये कोर्स, पीजी का कोर्स चालू होने वाला है। यही मैं उनको बताना चाहता हूँ। थैंक यू। So Shubhankar, if you make a list of what is not happening in Chhattisgarh, and I can also find out from here also why it is not happening. You know, is there a lack of financial allocation? Right, Is there a lack of policy direction? What is the real shortfall? You know, why is it not happening? We can check all those things. Sure, sir. Yeah. Most of the time, Yeah, it is I'll do that. it is not awareness and ignorance. Thank you, sir. We have seen it in Uttarakhand also. Yeah. Okay. No, sometimes it may be a funding shortfall. Yeah. Again, that is not a priority. Priority is not given because nobody is bothered on those things. That's there. Correct. Okay. Thank you, sir. Next. Any more? Yeah, go ahead. प्रश्न। आप अनम्यूट करें इकबाल सिंह, आपका प्रश्न जो है। इकबाल सिंह, अध्यक्ष पेंड्रा। जी अनम्यूट हो जाए। हाँ, आपकी आवाज आ रही, बोले। रिस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, मैं आपका नमस्कार। डॉक्टर देवराज साहब और सोनी जी और हमारे लालचंद जैन साहब, आप लोगों ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको दिया कि आज हम आपसे कुछ बातें कर पाने में संभव हो पा रहे हैं। चेयरमैन साहब, मुझे मालूम पड़ा था कि आप प्लानिंग कमेटी के मेंबर हैं छत्तीसगढ़ के, तो मुझे आज पेंशन के बारे में कुछ बात करने का सब्जेक्ट मिला था, तो मैं उसकी तैयारी कर रहा था कि मैं आपके सामने क्या क्या पॉइंट रखूंगा। उस संजोग से मैंने 29 सितंबर 2018 का इंडियन एक्सप्रेस की कटिंग मेरे सामने आ गई, तो मैंने देखा कि आप तो खुद ही इस सब्जेक्ट को लेके इतनी आगे हैं कि उन्हीं को पढ़ के मैंने आपसे कुछ कहना था। दरअसल मैं आपको तो इतना नॉलेज है इसका, और आपने ही ये बात को उठाया कि मैं एक लाइन देख रहा था, उस लाइन से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। बड़ी हार्ट टचिंग लाइन आपने कही कि जो सेंटर 200 रुपीज देती है, तो उसमें आपने कहा कि उसमें इंडियन एक्सप्रेस लिखता है आपके बारे में कि ही सेड 200 is undignified amount of pension and that there to need more dignity to life। तो सर, ये आपने इतना अंदर से इसको छुआ हुआ है कि आप जो गरीबों की डिग्निटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, दरअसल इसी की चर्चा मैं भी करना चाहता था कि पैसा तो एक वैल्यूएबल बात हो सकता है, जरूरत है, पर उनकी डिग्निटी भी वाकई में इतने छोटे पैसों से होती ही नहीं है। तो सर, इसमें आपको तो सब कुछ मालूम है कि 2000 रुपए दिल्ली में मिलता है और छत्तीसगढ़ में 350 रुपए मिलता है, पर इसमें कुछ पॉइंट्स जो मैंने थोड़े बहुत इधर उधर से जाने हैं, इसमें प्रॉब्लम यह आता है सर कि एक तो कुछ स्टेट्स में गरीबी रेखा के नीचे वालों को ही देते हैं और कुछ स्टेट्स में गरीबी रेखा का बाउंड्री उन्होंने नहीं रखा है। अब गरीबी रेखा में सर क्या होता है कि गरीबी रेखा सर्वे का एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जब गरीबी रेखा सर्वे होता है म्युनिसिपैलिटीज में और पंचायतों में, तो होता क्या है सर, वहाँ पे जब सर्वे करने वाले आते हैं तो मजदूर लोग और गरीब लोग अपने खेतों में या मजदूरी में चले जाते हैं। तो उसमें से जैसे आपने कहा कि 10% को पेंशन मिल रही है, तो उसके कारण ये बहुत बड़ी बात है कि उनके नाम तो नोट ही नहीं हो पाते, और जब उनके नाम नोट नहीं हो पाते, फिर गरीबी रेखा सर्वे में नाम जोड़ने की कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित होता हूं कि अगर कोई आदमी का नाम गरीबी रेखा से छूट जाए तो 5 साल तक जब तक सर्वे नहीं होगा उसका नाम उसमें जोड़ा नहीं जाएगा। ये भी एक विसंगति है कि अगर मैं कहता हूं मैं गरीब हूं, मेरा घर देख लो, मेरा स्टेटस देख लो, वो देखने को राजी नहीं, कहते 5 साल सर्वे का आदेश आएगा तब नाम जोड़ेंगे। तो उन 5 सालों तक उस व्यक्ति का नाम इसमें नहीं जुड़ता है। इस कारण बहुत सारे लोगों को तो 350 रुपए भी नहीं मिल पाता है। दूसरी बात यह सर कि गरीबी रेखा के बारे में, तीसरा एक बैंकों में जो इनको पैसा मिलता है, ये भी बहुत ही यद्यपि ये सबसे गुड ऑप्शन है बैंक। पहले डायरेक्ट मिलता था, उसमें बहुत चीटिंग हो रहा था, पर बैंकों में कोई फैसिलिटी नहीं है, लंबी लंबी लाइनें हैं, बैंक इग्नोर करता है। बैंक इसको एक बोझा मानता है कि हाँ, ये हमारे पे सिर दर्द हो गया, हमारा ये हमारा काम नहीं है। तो वो दूर दूर से लोग आते हैं, करीब 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर से। कई लोग तो रिक्शे से आते हैं, इवन आप समझ लीजिए कि 50 रुपए रिक्शे वाले के देते हैं और 350 मिलने वाला है।
और उस दिन हो सकता है कि उनको पेंशन ना मिले क्योंकि उतनी लंबी लाइन थी और टाइम खत्म हो गया, तो वो 50 रुपए भी गए और अब 300 की लड़ाई फिर शुरू होगी। दूसरा नंबर सर, अंगूठों में बूढ़े लोगों के अंगूठों के निशान नहीं लग पाते, तो ये लोगों को 6-6 महीने 8-8 महीने तक पेंशन नहीं मिलती क्योंकि उनका निशान ही नहीं लगता। तो फिर वो आधार कार्ड सुधारें, वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये जो सिस्टम है इसमें इनको कोई सहूलत देने वाली सिस्टम नहीं हो रहा है। एक तो इनके साथ और समस्या आ जा रही है कि इनके अकाउंट नंबर और आधार लिंक नहीं हो पाते। तो सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनके पास तो हो गई हैं पर उनको बोलते हैं भाई आपका लिंक नहीं है तो आपका पेंशन नहीं मिल रहा है। इस तरीके की बहुत सारी विसंगतियां हम लोग झेल रहे हैं। तो सर मेरा ये कहना था कि एक तो गरीबी रेखा का जो मैं फील कर अच्छा, गरीबी रेखा में भी इन्होंने सर 2-3 बातें और रख दी हैं कि 2007 का गरीबी रेखा, 2011 का गरीबी रेखा और 2000 और को कुछ। अब जिनका नाम अगर 2007 में नहीं है उनको ये कहते हैं हम आपको नहीं देंगे, तो ये भी एक डिस्टिंक्शन है। तो मेरा कहना था सर कि गरीबी रेखा का प्रावधान जैसे अभी यूपी में अभी 800 रुपया इन्होंने देना शुरू किया है और 800 रुपए दे रहे हैं और गरीबी रेखा का वहां पे कोई वो नहीं है। दिल्ली में भी 2000 रुपए दे रहे हैं और वहां पे गरीबी रेखा का कोई मतलब नहीं है। तो ये गरीबी रेखा का जो क्राइटेरिया है, अब बहुत सारे ऐसे लोगों को हम जानते हैं सर जिनके पक्के मकान बुजुर्गों ने बना दिए या उस समय किसी हालत में बन। आज के हालात इतनी गरीबी की है कि मकान तो पक्का है पर खाने को नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम कहते हैं भाई आपका पक्का मकान है, आपको तो पेंशन नहीं मिल सकती। ये भी एक बहुत ही विसंगतिपूर्ण बात सामने आई गरीबों के लिए, बूढ़े बुजुर्गों के लिए। तो मेरा ये कहना था सर कि इसको बहुत रिलैक्स देना चाहिए और वाकई अच्छा, दूसरा नंबर कई स्टेट्स में ये जो है 79 ईयर्स 80 ईयर्स पे इन्होंने, जैसे छत्तीसगढ़ में 350 रुपए और 80 साल के व्यक्ति को 600 रुपए। अब सर 80 साल तक तो गरीब लोग जी ही नहीं पा रहे हैं। अब 80 साल के बाद आप 600 दीजिए चाहे 1000 दीजिए, उसका कोई फायदा नहीं। इनको दिल्ली में जबकि 70 साल के बाद है। तो मेरा कहना था सर कि इन सब बातों को ये 70 साल और 80 साल में ना बांट के, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो सेम ही होती है। ये पहले दिन से ही इनको 2000 का अमाउंट जो आप कहते हैं कि डिग्निटी को एक साथ भी है, कम से कम 2000 का अमाउंट इन्हें मिलना चाहिए। ऐसा मेरी प्रार्थना थी कि इस बात को आप आगे बढ़ाएंगे और इन समस्याओं पे भी आप ध्यान देंगे जो गरीबी रेखा की विसंगतियां हैं और जो बैंक की विसंगतियां हैं। ये सब पॉइंट्स पे आप से निवेदन है कि आप इन बातों को भी इंक्लूड करेंगे अपने साथ। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ सर। थैंक यू इकबाल सिंह सर। इकबाल सिंह जी, आपने जो बात उठाया वो बहुत ही दुख की बात है कि ऐसे लोगों को मिस हो रहा कि 2007 में और 2011 में। और ये जो नीति आयोग में बोलते हैं कि ये एक्सक्लूशन एरर्स है, उनका मतलब है कि ये केवल कुछ कैलकुलेशन एरर होता है जैसे एक्सक्लूशन एरर है, लेकिन वो एक्सक्लूशन एरर में आदमी 5 साल में मर भी हो सकता है कि ये एरर के कारण। उसलिए हमारा जो सलाह है कि ये पेंशन सब लोगों के लिए होना चाहिए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 500 रुपया क्या किया, लेकिन सब लोगों को ये पेंशन मिलेगा। और आपने बोल रहा कि यूपी में भी 800 किया है, वो अच्छा तरीका है। अगर ये गरीबी रेखा, बीपीएल कार्ड ये सब करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काफी लोग इसमें एक्सक्लूडेड हो जाते हैं और गवर्नमेंट को जानकारी में भी नहीं है। अगर 1-2 केस है, आप कलेक्टर को ला सकते हैं कि ऐसे आदमी बहुत ही बुरी हालत में है, इनको इंक्लूड करना चाहिए। और there is a system for including such people who are absolutely destitute. There is a system, but only the collector can reinstate that person's name in the pension register or whatever they have, because there is a scheme called the National Social Assistance Program, जिसमें विधवा लोगों के लिए भी ये पेंशन है, वही 200 रुपया है। लेकिन ये विडो पेंशन जो है उसमें भी बहुत ही
कमजोरी है। मैंने काफी जगह देखा है, बहुत सारे विधवा लोग हैं जिसको 1 रुपया भी नहीं मिल रहा, कहीं से भी नहीं मिल रहा, और उनका हालत बहुत ही खराब है। अगर मंदिर से कुछ खाना मिलता है या कोई दान में देता है, फिर वही मिलता है उन लोगों के लिए। सो ये अगर डिग्निटी लाना है, सब लोगों को एक मिनिमम पेंशन 2000 रुपया देना ही चाहिए, स्टेट को देना चाहिए, और हम लोग मांग भी करना चाहिए। अगर मांग नहीं करेंगे तो कोई मिलेगा नहीं। सर मेरा कहना था, एक्सक्यूज मी सर, विधवा के साथ तो और समस्या है कि उसके साथ बच्चे भी होते हैं। विधवा बुजुर्ग आदमी एक है, विधवा के साथ 2 बच्चे भी होते हैं जिनको पढ़ाना या उनकी केयर करना भी उसको पड़ता है। तो उसको तो वैसे उसको तो पेंशन, बच्चों की पेंशन को भी इंक्लूड करना चाहिए उसमें, बच्चों की केयर के लिए भी उसको मिलना चाहिए। नहीं, बच्चों का कॉस्ट एक ही, केवल अगर if the wife has become a widow, because only for terrorist victims children they give pension, they give widow pension, otherwise they don't give, they just give for the widow only. So that is how the scheme has been drawn up. But I agree with you that you should give a full cost for all the dependents also. Yeah. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्रीमती यमला साहू, अध्यक्ष दुर्ग वरिष्ठ महिलाओं के लिए, श्रीमती यमला साहू। आदरणीय मैथ्यू सर, आज के अध्यक्षता कर रहे स्वर्णकार जी, देवराज जी, सोनी जी, और खासकर महिलाएं और आप सभी सम्मानित सदस्य को मेरा सादर अभिवादन। मेरा प्रश्न है सर, 17/4/2018 को माननीय मंत्री जी समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद की प्रथम बैठक में मैं भी शामिल हुई थी, आयोग की सदस्य थी मैं। तो उसमें उनका पहला एजेंडा है प्रत्येक जिले में एक वृद्धा आश्रम होना चाहिए। वृद्धा आश्रम में महिलाओं के लिए सर्व सुविधा युक्त होना चाहिए। छत्तीसगढ़ की महिलाएं थोड़ी कमजोर होती हैं और कमजोर हैं, खासकर मैं सोनी साहब के कोरबा बालकों की तरफ के गांव की तरफ इशारा कर रही हूँ। देवराज साहब भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, वहां पर पहाड़ों के ऊपर जो आदिवासी रहते हैं उनके लिए कोई भी साधन नहीं है, जहां तक मैं भी देखी हूँ ऐसे रहते हैं। ना ही वहां पर कोई उनको सम्मान है, ना ही बेटा बहू से तंग आ ही जाते हैं खाने का पीने का। और जब किसी महिलाओं को या पुरुषों को सम्मान नहीं मिलता है तो उनको जीने की इच्छा खत्म होने लगती है। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सहायता की आवश्यकता है। बस्तर को तो हम आतंकवादी कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे जरूरी दंतेवाड़ा, नारायणपुर, उसी क्षेत्र में ही सबसे पहले एक वृद्धाश्रम होना चाहिए। और दूसरा क्षेत्र छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जो मैं बता रही हूँ, सोनी साहब के क्षेत्र के ही है। तो इस तरह से उनको, महिलाओं को ये सुविधा अवश्य हमारी मिलनी चाहिए। और चूंकि ये राज्य परिषद की मीटिंग में एजेंडा नंबर 1 में ही सबसे पहले इस एजेंडा को पास किया गया था आदरणीय रमशीला जी के पीरियड में, तो प्रत्येक जिले में एक वृद्धा आश्रम संचालित करने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि जिले में एक भी वृद्धा आश्रम संचालित नहीं है जहां वृद्धा आश्रम संचालित करने की कार्यवाही किया जाए। तो यह मैं आपसे पुरजोर मांग करती हूं कि हम सभी के तरफ से यह इस पर अवश्य आप ध्यान देने की कृपा करेंगे। और मैं एक चीज सीनियर सिटीजन के लिए, ये 21वां वर्चुअल मीटिंग है, तो वही सुनते सुनते हम सीनियर लोग कौन कब रहेगा, क्या प्रश्न उठाएंगे, क्या समस्या आएगी, ये सब जानते हैं। तो मैं देवराज साहब जी जो बहुत तारीफ करते हैं सबकी और बहुत प्रशंसा करते हैं, मैं उन्हीं के लिए 2 शब्द ये कहना चाहती हूँ। रात सुबह का इंतजार नहीं करती, खुशबू मौसम का इंतजार नहीं करती। जो भी खुशी मिले उसका आनंद लिया करो, क्योंकि जिंदगी वक्त का इंतजार नहीं करती, वक्त का इंतजार नहीं करती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर मैथ्यू सर प्लीज, आपके पास प्रश्न आ गया जी। There is a provision of 1 old age home in every district, but unfortunately ये वृद्धाश्रम
कोई भी जगह पे नहीं हुआ है। दूसरा है कि जो विधवा की स्थिति लेके एक और सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, जो वृंदावन की महिला विडोस के ऊपर केस था, जिसमें मैं भी शामिल था। उसमें भी लिखा गया कि विधवा के लिए भी वृद्धाश्रम होना चाहिए हर जिले में। लेकिन हमारा देश में सबसे दुविधा है कि इम्प्लीमेंटेशन इज नेवर डन। जो भी पास करेंगे उसका इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं। जब तक हम उनके पीछे नहीं पड़ेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं। इसलिए मेरी सलाह है, आप सरकार के पीछे रह जाओ। आप सीनियर सिटीजन एसोसिएशंस हर महीने एक मेमोरेंडम भेजो मुख्यमंत्री को, जो भी मिनिस्टर है, सोशल वेलफेयर मिनिस्टर को, फिर कुछ ना कुछ निकलेगा इनसे। अगर नहीं करेंगे तो कुछ निकलने वाला नहीं है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं तो 20 साल से जो सीनियर सिटीजन्स का बातें हैं टालते टालते जाते हैं। इसलिए we have to be stronger, we have to be more empowered to get it organized. थैंक यू। ओके सर। धन्यवाद सर। और इसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर विश्वनाथ राव बिलासपुर, आप अपनी बात रखें। मिस्टर विश्वनाथ राव। इसके पहले मैं वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर लालचंद जैन। इस समय होम क्वारंटाइन में है, इधर हॉस्पिटलाइज है, कोविड से सफर कर रहे हैं, पर हमको ज्वाइन किए हुए हैं। थैंक यू वेरी मच लालचंद जैन साहब। कॉन्फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी भी हैं सर। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। प्लीज राव साहब बोलेंगे। चेरियन साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं विश्वनाथ राव, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ज्येष्ठ नागरिक संघ एंड पैट्रन मेंबर ऑफ आइस्कॉन, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में मैं एक्टिव मेंबर हूँ। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता था आपसे सर। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनटीपीसी, एसईसीएल, रेलवे जोन, लाइक दैट बिग, और उधर में भारत एल्यूमिनियम कंपनी फ्रॉम विच प्लेस आई रिटायर्ड। तो ये जो बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका एक CSR होता है। तो CSR के लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए इज देयर एनी प्रोविजन फॉर द सीनियर सिटीजन्स एसोसिएशन और फॉर सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर? Is there any provision? As because I heard that even the state level and in the panchayat level also CSR has to be given facilities to the senior citizens. So can you please give me any guidance regarding this? Sir, there is a provision for CSR for senior citizens, elderly, especially for old age homes, healthcare, daycare centers, all that is available. एक एग्जांपल दूंगा कि वो भी पब्लिक सेक्टर है, नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन। वो उनका जो CEO हमारा एक ओल्ड एज होम देखा है साउथ इंडिया में, उसने डिसाइड किया कि उनका जो नेवेली कैंपस में भी एक ओल्ड एज होम होगा, और उन्होंने सब उनका CSR का फंड सब उसी में डाल के अभी एक नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन में ओल्ड एज होम चल रहा, और उनका जो रनिंग कॉस्ट है वो भी NLC ही CSR फंड से दे रहे हैं। इसलिए ये पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और ये बाकी लोग भी, जैसे आप बता रहे हैं बाल्को है, NTPC है, they can also do the same thing. Only thing is you will have to show examples of what is happening so that they can also do it, and they can organize it within themselves. नेवेली लिग्नाइट ने ये भी किया कि सब स्टाफ को बोला कि आप लोगों ने सैलरी से आप 1% ये फंड में देंगे, सीनियर सिटीजन्स फंड में, जिसमें रनिंग कॉस्ट भी आ जाएगा। उसलिए काफी उनके पास करीबन 40,000 एम्प्लॉइज है, वो सबसे 1% लिया तो काफी फंड्स आया है। वो कॉर्पस में रख के उसका रनिंग कॉस्ट भी चल रहा है। ये सब अच्छा एग्जाम्पल्स है, वो आप लोग पब्लिक सेक्टर CEO से ये बताना चाहिए। और शुभंकर, वो भी आप डॉक्यूमेंट करके यू कैन सेंड इट टू देम so that how is Neyveli Lignite Corporation running an old age home?
on its own premises and through CSR funds. So then everybody can replicate it in their own factories, in their own areas, etc. एक ही provision दिया, वो residents can be from ex-employees of NLC also. 10% of the residents are ex-employees of Neyveli Lignite Corporation, who have fallen into what shall I say, into poor condition after retirement. So the other 90% is from other than Neyveli, sir? Other 90% is other than Neyveli. It's a very good reference you have given us. It will help us in Haridwar. We have BHL. We can take it up with them. Yeah, and 1 minute I would request. Yeah. I'm Devras. मैंने SECL साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड जिसका कि हेडक्वार्टर बिलासपुर में ही है, मैंने कई बार उनसे इस दिशा में आगे बात करने की कोशिश करी। उनका कहना है कि एज पर द शेड्यूल 7 उसमें एल्डरली पर्सन के लिए एक्सपेंडिचर CSR करने का कोई प्रोविजन नहीं है और इसीलिए अमेंडमेंट में है, अमेंडमेंट पे है, इट इज देयर। हाँ मैंने बताया ना, अमेंडमेंट है उनका। अमेंडमेंट होने के बावजूद भी ये प्रोसीजर कितना लेंथी है कि उसमें आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पास जाएगा, उसके बाद में होगा। बट वो लोग खुद ही अपने एट देयर ओन, कोलफील्ड पूरा छत्तीसगढ़ में है, एट देयर ओन वो लोग कुछ नहीं करना चाहते सर। ना वो वहां भी नहीं करना चाहता। सिर्फ छत्तीसगढ़ में NMDC है जो बस्तर एरिया में है, वो अपने रिटायर्ड एम्प्लॉइज को फ्री मेडिकल हेल्प देती है बस। अदर देन कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर यहाँ छत्तीसगढ़ में, भिलाई स्टील प्लांट है, बाल्को है, NTPC है और SECL है, सीमेंट कॉर्पोरेशन है, लेकिन कोई नहीं देता सर। तो इसमें मेरा ये कहना है चेरियन सर से कि वे अपने प्लानिंग कमीशन की जो छत्तीसगढ़ की पॉलिसी बनेगी, इसमें पॉलिसी में ही एक आध क्लास ऐसा जोड़ा जाए कि दिस कॉर्पोरेट शुड स्पेंड एटलीस्ट 1% ऑफ देयर प्रॉफिट ऑन द वेलफेयर ऑफ द एल्डरली पर्सन। थैंक यू सर। I will definitely try. थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद मैं श्री ओंकार नाथ शर्मा, अध्यक्ष वरिष्ठ रतनपुर से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। श्री शर्मा जी, श्री ओंकार नाथ शर्मा जी। मैं ओंकार नाथ शर्मा बोल रहा हूँ जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संघ रतनपुर। मुझे जो एजेंडा दिया गया था वो ये है कि जैसे रतनपुर है, रतनपुर एक टाउन है, छोटा, न शहर है न देहात। तो ऐसी जगह में अभी जैसे चल रहा है, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हर चीजों को डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, लेकिन नागरिकों में उसकी अभी जागरूकता है ही नहीं। जैसे मुझे है, मैं भी 75 मेरी एज है, बालको से मैं रिटायर हुआ हूँ और केमिकल इंजीनियर हूँ। मुझे भी अभी ठीक से अभी जैसे मोबाइल से अभी मैं जुड़ रहा था, उसमें मेरे को अनेक दिक्कतें हो रही थी। उसका कारण यह है कि एल्डरली लोगों में इस चीज का ज्ञान नहीं है, न उसकी ट्रेनिंग है। तो इस संबंध में मैं ये बोलना चाहूँगा कि प्रदेश सरकार के स्तर पे ऐसी कोई व्यवस्था हो कि लोगों को इन सब चीज़ों से जागरूक किया जाए, ताकि वो आज के दिनों में और भविष्य में अभी जो बदलती दुनिया में जो डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, उसमें वो भी अपनी सहभागिता निभा सकें, अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर सकते हैं। तो इस संबंध में मेरी चेरियन जी से रिक्वेस्ट है कि मुझे मेरा ज्ञान वर्धन करेंगे, क्या किया जा सकता है इस संबंध में और लोगों को कैसे जागरूक किया जा सकता है। आजकल जैसे वो डिजिटलाइजेशन के चलते बैंकों में जो फ्रॉड हो रहा है, अनेकों तरह पैसे की निकासी हो जाती है, लोग गए नहीं है बैंक और उनके खाते से पैसे निकल जाते हैं। इन सब चीज़ों में लोगों को कैसे जागरूक किया जाए और
वो जो समस्या ग्रस्त हो जाते हैं उनको कैसे उससे बाहर निकला जाए, इस संबंध में थोड़ी सी ज्ञानवर्धन करें। धन्यवाद। चेरियन सर। Skill development, of course, there is a program to train, but I think we need more people to come forward to train older people. Otherwise, it will be difficult. Right, sir. Right, sir. So that has to be done at the district level, and not even as district level, at taluka level, tahsil level, sir. So that the persons staying in the tahsil area, they also know what is cyber crime and what is digitalization. Thank you, sir. जो सीनियर सिटीजन के लिए डिजिटलाइजेशन की जो बात हो रही है, उस पॉइंट को थोड़ा नोट करवाएंगे सर जरूर स्टेट गवर्नमेंट से कि तालुका लेवल पे भी थोड़ा सा इसमें काम होना चाहिए। तो जरा सा फैमिलियर हो जाएंगे तो कम से कम उनके साथ कुछ फ्रॉड में अवेयरनेस आएगी सर। थैंक यू सर। मैं मिस्टर एस जैन कवर्धा उनसे कहूंगा कि अपनी बात सूक्ष्म में अपना प्रश्न रखें। श्री एस जैन। आदरणीय चेरियन साहब, आदरणीय शुभंकर साहब और हमारी समिति के हमारे वरिष्ठ नागरिक महासंघ के अध्यक्ष श्री चंद्रप्रकाश देवरस साहब और सभी सदस्यों को जितने भी जुड़े हैं सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। और आज की इस मीटिंग के लिए मैं विशेष प्रयास करने के लिए श्री देवरस साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा एक ही है सर कि अभी जो पेंशन की बात हो रही थी तो राज्य कर्मचारी से जो रिटायर हुए हैं उनको और केंद्रीय कर्मचारी से रिटायर हुए हैं उनको और अंडरटेकिंग से रिटायर हुए हैं उनको पेंशन मिल रही है, परंतु जो प्राइवेट सेक्टर से रिटायर हो रहे हैं जो भी कर्मचारी वो किसी भी उसमें रहे हो, किसी एजुकेशन में रहे हो या किसी कल कारखाने में रहे हो काम कर रहे हो या मान लो कृषक में भी रहे हो काम कर रहे हो, तो उनको ओल्ड एज होने पे कोई भी सुरक्षा यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रही है। बस जो उनकी पूंजी थी उसी पूंजी पे उन्होंने जीवन निर्वाह कर लिया और बाकी के लिए उनको बहुत ही जीवन निर्वाह के लिए लाले पड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि आपकी ओर से, चेरियन साहब की ओर से एक विशेष प्रयास हो। और जैसा कि एक चीज और मैं कहूंगा कि पहले संसद में एक यूनिवर्सल पेंशन का एक बिल आया था, वो फिर वही के वही ठंडे में रह गया, उसमें आगे कोई चर्चा नहीं हुई है। तो मैं यही चाहूंगा, ये आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपने शासन को, छत्तीसगढ़ शासन को और साथ में केंद्रीय शासन को भी, जो आप कई समितियों के सदस्य हैं, एडवाइजर हैं, तो ये एडवाइस करें उनको कि इस यूनिवर्सल पेंशन को लागू किया जाए, फिर से देखा जाए। और इसके साथ साथ में आम आदमी को जो अभी बताया कि कहीं 200 मिल रहा है, कहीं 300 मिल रहा है, कहीं 2000 मिल रहा है पेंशन जो राशि मिल रही है, तो मैं तो ये कहता हूँ कि शायद ये भी आज की महंगाई के जमाने में कम होगी। तो आप जरा छत्तीसगढ़ शासन को कम से कम तो ये एडवाइस करें कि वो अपनी राशि जो 200-250 मिल रही है उसको बढ़ा करके दें। और मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आज के समय में कम से कम 100 रुपए रोज का खर्चा किसी भी व्यक्ति का होता है, तो उसके लिए भी पता उनको प्रयास करें आप ऐसा। और हम लोग आपके अगुवाई में, आपके नेतृत्व में इसको हम प्राप्त करेंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। आप हमें इस संबंध में और भी आगे कुछ जानकारी दें, बताएं। थैंक यू जैन साहब। चेरियन साहब, हमारा जो उद्देश्य है कि यूनिवर्सल पेंशन ही होना चाहिए, क्योंकि जो टैक्स पेयर है ओल्ड एज में उनको नहीं होना चाहिए, लेकिन जो टैक्स पेयर नहीं है वो सबको यूनिवर्सल पेंशन लागू होना चाहिए। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हेल्प एज में काफी कोशिश किया हम लोगों ने यूनिवर्सल पेंशन लाने के लिए, लेकिन अभी भी सरकार नहीं मान रहे हैं। लेकिन हम छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को भी कन्विंस करेंगे कि करना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ काफी गरीब स्टेट है, उसलिए तो करना चाहिए उधर। धन्यवाद सर, आप हम लोगों की बात वहां तक पहुंचाएंगे, इसके लिए मैं आभारी हूं।
और उम्मीद करता हूं कि इन बातों पे सरकार जरूर ध्यान देगी। सर, मुझे भी मौका मिला है कि मैं होस्ट की कुर्सी के बाद भी आपसे प्रश्न कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के संघ है सर, जो सोसाइटी जिस भी नाम से हो, समिति हो, संघ हो, उनको गवर्नमेंट से, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से मान्यता मिलनी चाहिए सर। और दूसरा ये है कि यदि ना हो तो भी कहीं ना कहीं आपको जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर एक छोटा बड़ा भवन बनवाना चाहिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए, और उसका संचालन वरिष्ठ नागरिकों के ही पास होना चाहिए सर। अभी जैसे अभी 2-3 जगह बन चुके हैं भवन, परंतु लोगों के द्वारा इस प्रकार का इन्फ्लुएंस डाला जाता है कि हम कलेक्टर से लिखा के ला देंगे, हमको 3 दिन के लिए दे दो। कोई बोलता है हम समाज कल्याण विभाग से ला देंगे, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आप लोगों की नहीं है। इस तरीके के इंटरफेरेंस आते हैं, तो बेहतर हो कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन करे कि वो लोग उस भवन का पूरा उपयोग कर सकें। जो पेजर टाइम है सर, वो वहीं उनके साथ निभाया जा सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भवनों की उपलब्धता और संघों की मान्यता के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए आप जरूर सरकार से निवेदन करेंगे। तो आपके विचार सर इस विषय पे? अभी दिल्ली में वरिष्ठ नागरिक कॉन्फेडरेशन को स्टेटस भी मिला है और वो लोग गवर्नमेंट का कमिटीज में भी इन्वॉल्व है। और दूसरा है कि वो भवन तो नहीं दिया है, लेकिन सरकार ने एक पूरा बिल्डिंग उनको अलॉट किया है कि आप सीनियर सिटीजन्स का काम चला सकते हैं। तो इसलिए एक बिल्डिंग अलोकेट किया है। और आप लोग भी, मैंने एक बार नया रायपुर में बिल्डिंग्स देखा है, काफी कुछ बिल्डिंग्स पड़ा है उधर। तो इसलिए अगर वरिष्ठ नागरिक को एक अलोकेशन मिला तो अच्छा होगा उसमें से, तो वो भी कर सकते हैं। आउट ऑफ फिर कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट, जी प्लीज। No, you can try in that direction. Delhi has already done it. Okay. There are other places also where they have provided, so they can. You can ask Chhattisgarh. थैंक यू सर। अभी शुभंकर विश्वास है बीच में। विश्वास साहब, मैं जरूर आपको सुनना चाहूंगा। मैं बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ आप लोगों की कि ऐसा एक वेबिनार, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि इस तरह का मैथ्यू सर को लेकर, क्योंकि ये इतने अनुभवी हैं, 17 साल सीनियर सिटीजन को लेकर ही काम कर रहे हैं, और वो ग्लोबल एम्बेसडर भी, रिटायरमेंट के बाद ग्लोबल एम्बेसडर हैं। न तो केवल हमारे राष्ट्र या राज्य में, बाहर भी क्या हो रहा है उनको जानकारी इस विषय पर बहुत है। तो आज के दिन मेरे को लगा कि चर्चाएं जो हम, और खासकर वो हमारे प्रदेश के योजना भवन के टास्क फोर्स के मेंबर हैं, तो जितने कुछ यहाँ से आप लोगों की इतने सुंदर प्रश्न थे, तो इनको मैं एक डॉक्यूमेंट करके सर तक पहुंचाऊंगा। और सर जब मीटिंग में जाएंगे, जाने के पहले वो प्रस्तुति जरूर करेंगे। 2-4 चीज मैं यहाँ पे आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। सर, पिछले बार भी इस विषय पर हमारे बातें हुई है। ये स्किल्स डेवलपमेंट का एक है, सरकारी योजनाएं हैं, आप वहाँ उसमें प्रयास कर सकते हैं। और जैसे सर ने कहा, मैथ्यू सर ने कहा, और बहुत सारे संस्थाएं हैं, वहाँ हम प्रयास कर सकते हैं। दूसरा है ओल्ड एज होम की जो बात अभी हो रही थी। हमारे टोटल प्रदेश में अभी 28 जिले हैं, और टोटल केवल मात्र 27 ओल्ड एज होम ही हमारे प्रदेश में है। तो ओल्ड एज होम की मांगे या जरूरतें बहुत है, लेकिन एक समस्या यहाँ पे है, क्योंकि मैं समाज कल्याण के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं देखा हूँ कि वृद्धाश्रम खोलने के लिए मैथ्यू सर भी यहाँ पे हैं, और मैथ्यू सर के प्रयास से ही हम एक ओल्ड एज होम यहाँ चलाना चाहते थे।
लेकिन मैं एक ओल्ड एज होम चालू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो बहुत है, और बहुत लंबे समय के लिए एक ओल्ड एज होम को चलाने के लिए खर्चे की जरूरत है। तो एक ओल्ड एज होम केवल मात्र सरकार ही चलाए यही है। अब विडंबना यह है, सरकार कहते हैं मेरा काम ओल्ड एज होम चलाना नहीं है। अब ये दोनों में ये चीज है कि कौन चलाएगा, सरकार कहते हैं हम प्रति व्यक्ति 600 रुपया देंगे। आज के दिन में मेरे समाज कल्याण से बात हो रही थी, दो सप्ताह पहले ही हमारी मीटिंग थी। मैंने कहा इस पर पिछले 2 साल पहले भी मीटिंग हुई थी, मानक निर्धारण कमेटी बनाया गया था, और 1997 के बाद ये 600 रुपया का ये जो प्रति व्यक्ति जो अनुदान समाज कल्याण से देते हैं ये बढ़ा नहीं है। और आज जब हम 2021 में खड़े हैं, अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था अगर समाज ओल्ड एज होम चला रहा है और उस प्रति व्यक्ति अगर 600 रुपया उनको दिया जाता है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कैसे दयनीय स्थिति वो उस व्यक्ति का हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि उससे तो बेहतर वो व्यक्ति अपने घर में है, भले वो 2 टाइम का खाना ना मिले, कम से कम 1 टाइम का भोजन तो उसको मिलता ही है, सरकार के राशन अंत्योदय योजनाओं के तहत वो मिलता है। लेकिन मैं हमेशा, हमारे पास भी बहुत सारे संस्थाएं आती कि हम ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं। मैं उनसे पूछता हूँ क्यों आप ओल्ड एज होम खोलना चाहते हैं? बहुत मैं सेवा करना चाहता हूँ। सेवा ऐसा छोटी चीज नहीं है, सेवा एक भावना, और ये एक बहुत टीम की जरूरत है। हेल्पेज इतना बड़ा संस्था हो कि केवल मात्र 5 ओल्ड एज होम ही अपना खोल के रखे हैं, और हेल्पेज को ही पता है कि इस ओल्ड एज होम को संचालन के लिए कितने राशि की जरूरत है और कितनी मेहनत करना पड़ता है, तब ये राशि आता है, क्योंकि सब कुछ के पीछे पैसे की जरूरत है। अंत में मैं राव जी की प्रशंसा करूंगा। राव जी जो मुद्दा यहाँ पे रखे हैं, चेरियन सर भी इस CSR कमेटी के मेंबर हैं, और खासकर ये जो उन्होंने कहा है, मैं जानता हूँ क्योंकि हम भी कई जगह CSR फंड्स के लिए गए हैं, और ये बड़ा अद्भुत हमारे इस प्रदेश के लिए मैं आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूँ। इस प्रदेश का यही नियम है कि CSR फंड्स कलेक्टर अनुमोदन के बिना होगा नहीं, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो कलेक्टर अनुमोदन तभी देंगे जब जिस संस्था मान्यता प्राप्त हो, यानी कि समाज कल्याण के द्वारा मान्यता प्राप्त हो। अब बहुत सारे इसमें क्या होता है, संस्थाएं अगर मान्यता प्राप्त नहीं है तो उनको CSR फंड्स कलेक्टर अनुशंसा करेंगे ही नहीं, रिकमेंडेशन नहीं करेंगे ऐसा, क्योंकि कितने संस्थाएं आप बताएं जो ओल्ड एज होम के लिए काम करते, बहुत सारे। मैं गांव में घूमा हूं। मैं खासकर इस फोरम में कहना चाहता हूं, देवरस जी और सोनी जी जैसे हर व्यक्ति अगर संगठन में होती, इतने ऊर्जावान, और जो मैथ्यू सर यहाँ पे बैठे हैं, मैं उनके सामने ही ये बात कहना चाहता हूँ, अगर सब में वो जोश और ऊर्जा हो और सब एकत्रित हो तो कैसे सरकार नहीं देंगे आपकी बात, क्यों कैसे नहीं मानेंगे। लेकिन वो जो जज्बा, वो जोश, या वो क्या है, हम थोड़ा सा उसको थोड़ा दे दिया। अभी यमला मैम भी वही कह रही थी कि हुआ था विचार, लेकिन वो क्या है, हम इकट्ठे नहीं, हमारी आवाज दब जाती है कहीं ना कहीं, वेस्टेड इंटरेस्ट काम करने लगता है कि आओ साइड में कर लो, उसको थोड़ा दे दो, उसको थोड़ा दे दो, उसको चुप रहो। तो इसमें क्या होता है, जो मांगे हमारा है, वो जो आवाज है, वो आवाज सरकार तक पहुंचते नहीं है। मेरा इस प्लेटफॉर्म पर, इस फोरम पे मेरा यही कहना है कि आप लोग पहले संगठित होइए, एक दूसरे से वार्तालाप कीजिए। सिर्फ मीटिंग और मीटिंग ऐसे नहीं होगा, संगठित रूप से आप आगे बढ़िए। हम आपके पीछे हैं, हम आपको हर तरह का सपोर्ट सिस्टम हम डेवलप करेंगे, क्योंकि ये नहीं, हेल्पेज पिछले 42 साल से वृद्धों को साथ
और मुद्दों को लेकर काम कर रहा है। आज अगर यूएनएफपीएफ का अवार्ड हमको मिला है, उसका भी पीछे कारण है हमारे मैथ्यू सर जी, क्योंकि जिस समय 1978 में 78 में जब हेल्पेज ने ये वरिष्ठ नागरिकों के बारे में बात उठाया था, उस समय हमारे सामाजिक स्थिति ऐसे थी कि वरिष्ठों की अलग एक पहचान होती थी संसार में, अपने घरों में। लेकिन आज माहौल बदल गया है और आज वरिष्ठों की कोई सम्मान नहीं है घर में। मैं आपको ये कहना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि हमारा एक हेल्पलाइन चलता है, हमारे पास हर तरह का आंकड़े हैं, किस तरह का वृद्धों के साथ दुर्व्यवहार होता है वो हम पब्लिक फोरम में लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन होता है। और उसका कारण बहुत सारे हैं, जमीन लेकर विवाद या घर में विवाद, या ये ऐसा है प्रशासनिक लेवल पर कोई है और प्रशासनिक क्षमता से वो अपने माता पिता को भी घर से निकाल दिए हैं। तो अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देता हूँ। आप लोग सब एकत्रित होइए और एक डॉक्यूमेंट आप मेरे को दीजिए और मैं वो डॉक्यूमेंट मैथ्यू सर तक पहुंचाऊंगा, ताकि एक प्रारूप बने और जब वो मीटिंग में बैठे ये सब विषयों पर ये चर्चा, क्योंकि मीटिंग में जाने के पहले पर उनको भी थोड़ा सा प्रिपेयर होने की आवश्यकता है। तो आइए सब हम लोग एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं और अपना आवाज, अपनी मांग को सही जगह पर रखते हैं। ये नहीं कि हमारा मांग अगर सीएसआर की है तो वहां पे सीएसआर के जगह पर हमको मांग रखना है, वो ओल्ड एज होम पर जाकर नहीं मांग करेंगे। हम नहीं जानते हैं कि हमको मांग कहाँ जाके करना है। और देवरस जी अकेले चले गए, अकेले से नहीं होगा, सबको एकत्रित होना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज ये कहता हूँ, आज मैं अगर 54 साल का हूँ, अगले 6 साल बाद मैं भी आप ही की जगह हूँगा। आज हम जो रोपेंगे कल फल हमको मिलेगा। आज मैथ्यू सर को मैं देखता हूँ, वो 60 के पहले जितना व्यस्तता उनकी थी, अभी 60 के बाद उनकी व्यस्तता और ज्यादा बढ़ गई। तो यही हम सब आप लोगों से निवेदन होगा, आप लोग संगठित होइए और मैथ्यू सर को प्रॉपर फीडबैक दीजिए, ताकि छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं वो एक एग्जाम्पल के रूप में पूरे भारतवर्ष के सामने वो अपने को प्रतिष्ठित कर सके। धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वास सर। उदास लम्हों की कोई ना याद रखना, तूफान में भी अपना वजूद संभाल कर रखना, किसी की जिंदगी की खुशी हो तुम, बस यही सोच अपना ख्याल रखना। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आखिरी में चाहूंगा कि हमारे कॉन्फेडरेशन के अध्यक्ष श्री देवरस साहब अपनी बात रखेंगे। श्री देवरस साहब। धन्यवाद सोनी जी। मैं चेरियन जी से निवेदन के रूप में 3 मुद्दों को रखना चाहता हूं और उनसे निवेदन करूंगा कि वे छत्तीसगढ़ की जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट बने या बनाने के जब मौका आए तो इन मुद्दों को भी ध्यान में रखें, जो अभी हमारे बहुत से सभी सदस्यों ने कहा है। कुछ बातें छूट गई हैं, वो ही आपके नजरों में लाना चाहता था। एक बात तो ये है, केरला में भी पंचायत लेवल तक वरिष्ठ नागरिकों के लिए फंड्स की राज्य शासन व्यवस्था करती है। तो पंचायत की जो इनकम होती है उसमें से भी 2% या 1% वरिष्ठ नागरिकों के लिए रिजर्व करके खर्च किया जाता है। ऐसा कई राज्यों में हो रहा है। तो हमारा राज्य भी छत्तीसगढ़ बहुत जंगलों से आच्छादित है और गरीबी से पीड़ित है। तो इस दिशा में अपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी प्रावधान रखा जाए कि पंचायत लेवल में भी जो आमदनी होती है उसका कुछ भाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए दिया जाए। 2 मुद्दे और छोटे छोटे हैं। आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि छत्तीसगढ़ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्हें मेंटेनेंस एक्ट 2007 और उसके प्रावधानों के प्रति न तो किसी प्रकार की चिंता है और न ही उनको ज्ञान है। जब भी उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं ये कौन सा एक्ट है और इस एक्ट में ये प्रावधान होंगे तो वो राज्य शासन देखेगा। लेकिन
जब वो नोडल अधिकारी के रूप में, एसडीओ के रूप में काम करते हैं, तो उनका भी कुछ कर्तव्य बन जाता है। और उसे उन्हें जब मालूम ही नहीं है तो वो क्या इसका क्रियान्वयन कर सकेंगे। चेरियन साहब को याद दिलाऊंगा कि 13 दिसंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 मुद्दों पे अपना डिसीजन जजमेंट दिया था, उसमें क्लियरली लिखा था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, इफेक्टिव मेंटेनेंस, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है, वो हो नहीं रहा। इसलिए जब भी राज्य शासन अपने अधिकारियों के लिए कोई प्रशिक्षण शिविर लगाता है या उनको एसेंशियली इस बात की ट्रेनिंग देना है कि वरिष्ठ नागरिकों के प्रति उनका क्या कर्तव्य है और सरकार संवैधानिक क्या क्या प्रावधान है। एक ही बात और आखिरी की है, वो ये, और उसके लिए मैं चेरियन जी से निवेदन करूंगा कि पूरा अपनी जोर लगा दें, अपनी शक्ति लगा दें और छत्तीसगढ़ सरकार से इस बात पर जोर दें कि छत्तीसगढ़ में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए एक आयोग, स्वतंत्र आयोग का गठन किया जाए और जो कि एक आईएएस ऑफिसर या एक पब्लिक पर्सन के द्वारा उसे नेतृत्व प्रदान किया जाए, ताकि वरिष्ठ जनों से संबंधित समस्याओं का एक ही विंडो में, सिंगल विंडो में निराकरण हो सके। जैसे इसके लिए मिनिस्ट्री ना बनाए, लेकिन एक आयोग, जैसे वो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है, राजभाषा आयोग होता है और भी कई प्रकार के आयोग कमीशन हैं, वैसा ही एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण का आयोग बनाया जाए। धन्यवाद पुनः एक बार, धन्यवाद। थैंक यू सर। Please thank Mr. Soni and Devraj ji for the wonderful meeting. Prepare a document and you send it to me. इन्होंने ये लिखा है। I will catch up later. Thank you. कोई प्रॉब्लम, हमारी बातें आपके माध्यम से वहां पहुंच जाएंगी। मैं मिस्टर देवेंद्र शर्मा जी बिलासपुर से केसीआर जो है, उनसे निवेदन करूंगा कृपया वोट ऑफ थैंक्स की फॉर्मेलिटी पूरी करें। शर्मा जी। आज की इस 21वें साप्ताहिक वेबिनार में हमारे बीच उपस्थित आज के मुख्य अतिथि मैथ्यू चेरियन जी, शुभांकर विश्वास जी, डॉक्टर देवराज जी और आज के अध्यक्षता कर रहे आदरणीय बड़े भैया श्री संतराम जी स्वर्णकार रायपुर के साथ ही साथ वाराणसी पधारे रैना साहब और हमेशा की तरह आज भी जुड़ी हुई और हमें उत्साहित करने वाली पद्मा किनी दीदी जी और भी प्रदेशों से जो हमारे सदस्य जुड़े हैं और हमारे छत्तीसगढ़ एसोसिएशन के जितने भी सदस्य और पदाधिकारी जुड़े हैं, उन सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज इस महासंघ और हेल्पेज इंडिया के तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में विदा की वेला में मुझे आभार प्रदर्शन करने का एक बहुत ही सुअवसर और मुझे मिला है और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता। मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि आज श्री मैथ्यू चेरियन जी जैसे एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व का उद्बोधन हमें सुनने को मिला और उन्होंने हमें और हमारे सभी पदाधिकारियों के चिंताओं को बहुत अच्छे तरीके से सुना है और छत्तीसगढ़ स्तर पर जिस पद पर अभी वो हमारे काम करेंगे उन्हें दूर करने का भरसक प्रयास करूंगा करके उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और वो योजना विभाग के सलाहकार के रूप में निश्चित रूप से हमारी कठिनाइयों को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री तक उन पर जरूर पहुंचाएंगे। इसी क्रम में आज यह मुझे प्रसन्नता है कि हम सब जानते हैं कि केरल पूर्ण साक्षर राज्य है। आज हमें यह देखने को मिला, हम नहीं जानते थे कि केरल के रहने वाले श्री चेरियन साहब इतनी अच्छी हिंदी बोल लेते हैं और निश्चित रूप से हम सब के लिए प्रसन्नता की बात है। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सबको हिंदी में समझाया, हिंदी तो उनका कमांड ही है और निश्चित रूप से एक बहुत ही गुणी जन है। हमारे आज मुख्य अतिथि चेरियन साहब ने कहा कि शुभंकर जी विश्वास के बारे में कि भाई आप तो जिस नागरिकों के शरीर में नहीं आते हैं तो शायद उनकी भावनाओं को नहीं समझते हैं। तो मेरी बात यदि उन तक पहुंचे निवेदन के साथ, तो शुभंकर जी विश्वास आज हमसे कई सालों से जुड़े हुए हैं और वो 24 घंटे हम जिस नागरिकों के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। तो इस छत्तीसगढ़ राज्य को एक ऐसा युवा और क्रियाशील चिंतन करने वाला हमें एक शुभंकर विश्वास जी मिले हैं और निश्चित रूप से हम उनके निर्देशन पर और उनके मार्गदर्शन पर भी आगे बढ़ रहे हैं।
मैं उनके साथ, अपने अध्यक्ष महोदय के साथ कई गांवों में दौरा किया हूं और बड़ी बड़ी कठिनाइयों को उन्होंने अच्छे से पुलिस अधीक्षक साथ में इसे सुलझाया है और निश्चित रूप से वो हमारे इस प्रदेश के लिए बधाई के पात्र हैं, हमारे गौरव हैं। और इसी दिशा में मैं एक शब्द कहना चाहता हूं कि हम इस कड़ी में एक अपने स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या तालुका स्तर पर या जिला स्तर पर भी संगठन को मजबूत बनाने के लिए हम नए संगठन बनाए। और मैथ्यू साहब ने कहा है कि घर बैठने से कुछ नहीं होगा, इस जंग की लड़ाई में किसी न किसी को आगे आना ही होगा, भले ही बलिदान देना हो ना देना हो, लेकिन हमें खुद एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और आने वाली पीढ़ियां जो भी आगे वृद्धजन के रूप में आगे आएंगी उनके लिए भविष्य का मार्ग प्रशस्त करें। अपनी इन्हीं भावनाओं के साथ मैं 2 लाइन में आप सबसे विदा की आज्ञा चाहूंगा। जिनसे है हमें आस, वो हमारे मैथ्यू सर और शुभंकर विश्वास। जिनसे है हमें आस, वो है हमारे मैथ्यू सर और शुभंकर विश्वास। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सबको एक बार पुनः नमस्कार, आभार, सादर नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सभी का धन्यवाद किया। मैं कल के लिए एक ही चीज कहना चाहूंगा, दुख का एक लम्हा भी किसी के पास ना आए, मालिक करे नया साल सबको ही रास आए। देखिए YouTube में पूरे प्रोग्राम अपलोड करते रहते हैं हम, पिछले प्रोग्राम तक पूरा अपलोड हो चुका है। आप लोग सीनियर सिटीजन एक्टिविटीज YouTube में अगर जाएंगे तो आपको पूरा प्रोग्राम देखने के लिए मिलेगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि अगर प्रोग्राम मिस हुआ हो तो YouTube में जाएं, सीनियर सिटीजन एक्टिविटीज के साथ एंजॉय करें, देखें किसने क्या कहा और उन्होंने क्या समाधान दिया है। और जो लोग अटेंड नहीं कर पाए हैं वो लोग भी कम से कम इस प्रोग्राम की पूरी गरिमा को देख सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, विश्वास साहब नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्कार सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके। थैंक यू।